जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। तो पीछे की वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्रपाल को कवर किया है, जबकि अध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल के प्रथम वीडियो जिसमें महाजनपद काल को देखेंगे। तो अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक व जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। कारण क्या था कि हम लोग वैदिक सभ्यता में देखे थे कि वहां पे लोहे का खोज हो चुकी थी, और लोहे की खोज कहाँ हो गई थी? अंतरजी खेड़ा से, यानी लोहे वहां पे मिल गए थे। और जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो लोहे से उपकरण बनाने जाने लगे। जैसे अगर योद्धा वर्ग की देखेंगे तो लोहे के हथियार बनाने लगे, औजार बनाने लगे, जो अपने जो युद्ध है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। अगर लोहे के हथियार जैसे तलवार भाला वाला बना के क्या करने लगे, वो युद्ध करने लगे, तो इस तरह से वो युद्ध वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। वहीं वहां पे खेती की देखा जाए तो खेती में औजार के उपकरण किसान के मतलब की खेती करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए करने लगे। जैसे फावड़ा, कुदार, हंसिया, खुरपी, ये सारी चीजें औजार बनाने लगे जो अनाज को अत्यधिक पैदा करने में हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से जो लोहे की खोज हुई थी वैदिक सभ्यता में, अगर देखा जाए तो वो महाजनपद काल आते आते वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। और अब राजा क्या थे कि अपने पास सैनिक रखना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी सैनिक थे, उनको खाने के लिए अनाज की मात्रा जब ज्यादा हो गई तो अनाज एकत्रित करवा लिए और उसको सैनिक को खाने के लिए दे सकते थे, तो अपने पास सैनिक भी रखने लगे। और उस समय के लोगों के यानी महाजनपद काल में लोगों को अब प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति होने लगी थी। जन मतलब कि एक छोटा छोटा गांव हुआ करता था, उसको जन बोल लेंगे, और ये जन क्या हो गए, मतलब कि इसको कबीला कहेंगे, और ये कबीला अब जन के रूप में बदलने लगा। मतलब कि दो कबीला जब आपस में मिलेंगे तो ये जन के रूप में आने लगे। और फिर जब जनपद में बनने लगा तो फिर महाजनपद के प्रति हो गई, यानी एक बड़ा सा क्षेत्र बनाने लगे। मतलब पहले कबीला, उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद जन, और कई जन मिलके फिर जनपद बन गए, और फिर कई जनपद मिलके महाजनपद बन गए। तो इस स्थिति को आइए आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, यानी सबसे छोटा हिस्सा था एक कबीला, और जब कई कबीले मिलते थे तो ग्राम बन जाते थे, और कई ग्राम जब मिले तो जन, और उसके बाद जनपद, और कई जनपद जब मिले तो महाजनपद का रूप ले लिया। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं। मान लीजिए जनपद को मान लीजिए इस समय एक बड़ा सा राष्ट्र है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, और भारत में एक अंदर क्या है, राज्य है, तो राज्य को समझिए जनपद है, और कई राज्यों में जिले होते हैं, तो जिलों को समझिए कि वो जन है, और कई जिलों में ग्राम है, तो ग्राम, और उसके बाद ग्राम में भी देखे होंगे तो ऐसे अगर बड़ा सा गांव होता है तो नहीं कहते हैं पश्चिम टोला, पूर्व टोला, ऐसे कह लेते हैं। तो वो सारी स्थितियां थी कि जो अब कबीले, ग्राम या जन या जनपद जो था, वहां के लोग क्या हो गए, अपने जनपद के प्रति अग्रसर हो गए, यानी अपने जनपद को बनाने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे। उसका कारण एक ही था कि लोहे की खोज हो गई, और लोहा युद्ध वर्ग में भी अपना भूमिका अदा करने लगा, और किसान वर्ग में भी। ठीक है। और जो लोग अपने पास सैनिक नहीं रख पाते थे, वो लोग अपने पास सैनिक रख पाते थे, मतलब राजा हो जा, और उसके बाद एक दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण करके उसको जीत लिया करते थे। और इस तरह से जो जन था बाद में जनपद बना, और जनपद से महाजनपद का रूप ले लिया। तो आइए देखते हैं कि जो महाजनपद काल है उसको अगर ऐतिहासिक सोच में देखा जाए
तो वो उसका मतलब कि स्रोत कहाँ से मिलता है। तो ऐतिहासिक अगर स्रोत देखा जाए तो वहां पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और उन 16 महाजनपदों की अगर जानकारी की बात करें कि कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमको वो जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। और वहीं जैन धर्म के ग्रंथ को देखा जाए तो जैन धर्म के ग्रंथ की भगवती सूत्र से हमको मालूम चलता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, पूछता है कि महाजनपद काल का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ से मिला है, तो अंगुत्तर निकाय याद रखेंगे, और वहीं जैन धर्म का पूछेगा तो भगवती सूत्र बताएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। पहले जैसे कई बार एग्जामों में साधारण तरीके से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो महाजनपद काल थे 16 महाजनपद काल, तो वहां पे उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी थी, बिहार में कितनी महाजनपदें थी, राजस्थान में, ऐसे ही पूछ लेता है साधारण तरीका से। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों का उल्लेख है, जो वर्तमान में इस समय उत्तर प्रदेश में वो स्थिति बनी हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद थे और 3 जगह एक एक थे, जैसे राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में भी 1 और दक्षिण भारत में भी 1 थे। और वही बात किया जाए वर्तमान स्थिति जो भारत की है, यानी भारत की ये स्थिति देख लिया जाए तो भारत से बाहर यहाँ पे 2 महाजनपद हुआ थे। मतलब कि उस समय तो अगर अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में तो उस समय तो भारत में ही आएगा, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति की भारत की बात करें तो इससे 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत की स्थिति से बाहर हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके कि जो महाजनपद थे उसकी राजधानी क्या थी और उसकी आधुनिक स्थिति क्या थी, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहला मगध, यानी सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध जनपद था, और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी गिरिब्रज या उसी को कहते हैं राजगृह थी। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति भागलपुर, मुंगेर जो अब की बिहार में पड़ता है। और ये याद रखेंगे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। अगले की बात करें तो अगला है अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। तो चंपा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने से क्या फायदा होगा कि याद कर पाएंगे कि ऊपर देखिए चंद्रबिंदी है, इसमें भी चंद्रबिंदी है, और कहीं भी स्लाइड में आपको चंद्रबिंदी वाले शब्द नहीं मिलेंगे राज्य और मतलब कि महाजनपद और राजधानी में। तो इसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे कि अंग में भी अंग है और चंपा में भी अंग की मात्रा है। तो अंग की राजधानी चंपा थी। और वर्तमान की इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये पटना, गया जो बिहार में पड़ता है, तो यहाँ पे इसकी स्थिति थी। बात किया जाए अगले महाजनपद की, तो अगला महाजनपद है वज्जी, और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात किया जाए तो वैशाली वर्तमान में मुजफ्फरपुर के आसपास वाला सभी क्षेत्र हुआ करता था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। और यह 8 जनपदों का संघ था, मतलब कि ये सबसे बड़ा जनपद हुआ करता है। सबसे शक्तिशाली की बात करें तो मगध था, लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो वज्जी था, और इसमें 8 जनपदों का संघ था, तब ये महाजनपद यानी 8 जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ था। और इसकी प्रमुख जनपद कौन थी, लिच्छवी थी। और लिच्छवी को इसलिए याद रखना है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। अगर मतलब कि ऐतिहासिक ग्रंथों या प्रमाणों से बात किया जाए तो लिच्छवी एक ऐसा जगह था जहां पे सबसे पहले गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें भी साथ साथ ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों में इन बातों को पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, अब उत्तर प्रदेश के जितने भी 8 महाजनपद हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहला महाजनपद है काशी। तो काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, और वर्तमान में अगर उसकी बात करें स्थिति की तो वर्तमान में वाराणसी के आसपास वाले क्षेत्र ही। और अगले महाजनपद की बात करें तो अगला है वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और कौशाम्बी वर्तमान में अगर उसकी स्थिति की बात करें तो प्रयागराज के आसपास वाले इलाके यानी क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, तो ये तो भूलेगा ही नहीं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी याद रखेंगे। आगे कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी।
और वर्तमान में अगर उसकी स्थिति की बात करें तो वो अयोध्या के आसपास वाला इलाका यानी क्षेत्र हुआ करता था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और मल की बात करें यानी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी, या उसी को कुशावती कहीं कहीं लिखा रहता है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। और इससे एक और बात याद रखेंगे कि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी, तो इससे ये कोरिलेट भी कर लेंगे कि मल की राजधानी कुशीनगर थी और कुशीनगर बुद्ध की वहां पे मृत्यु हुई है। और वर्तमान में अगर इस महाजनपद की बात करें तो वर्तमान में इसकी स्थिति थी देवरिया गोरखपुर के आसपास वाले क्षेत्र, यानी ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगले की बात करें तो अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी, अब यहाँ पे देखिए पांचाल एक बड़ा क्षेत्र था, तो उसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगले की बात करें तो अगला है चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। और आधुनिक अगर इस समय मतलब वर्तमान में उसकी स्थिति की बात करें तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और नीचे की दक्षिणी हिस्सों में ये क्षेत्र हुआ करता था, यानी चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अगला है कुरु, यानी कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा जो महाभारत में चर्चित, इसका मतलब भी महाभारत में भी इसका चर्चा था। जैसे कुरु है ना, तो कुरु और इंद्रप्रस्थ सुने होंगे, महाभारत अगर देखे होंगे थोड़ा बहुत तो वहां से याद कर लेंगे कि कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। और वर्तमान की उसकी स्थिति की बात करें तो मेरठ, ये दिल्ली हरियाणा में वर्तमान में इसकी स्थिति है। अगला है महाजनपद सुरसेन। तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, और वर्तमान में उसकी स्थिति की बात किया जाए तो मथुरा ही है, यानी ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सुरसेन यानी सुरवीर कौन है? कृष्ण भगवान ही रहे होंगे, तो सुरसेन ऐसे कृष्ण भगवान, मथुरा ऐसे याद कर लेंगे। और इसकी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो ये मथुरा में ही है। अगला है अवंती। तो अवंती की राजधानी है उत्तरी अवंती, यानी यहाँ पे भी अवंती की दो राजधानी थी, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, और वर्तमान में उसकी स्थिति की बात करें तो इसकी वर्तमान में स्थिति मालवा का क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश, यानी आप भूगोल के वीडियो देखे होंगे तो ऊपर यहाँ मालवा का क्षेत्र पढ़ा है, तो ये मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऐसे भी आप कोरिलेट कर लेंगे कि अवंती जो थी उज्जैन, यानी उज्जैन भी से आप भी ध्यान रख सकते हैं कि ये वर्तमान में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, मालवा के पठार वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो ये जयपुर अलवर वाला क्षेत्र था जो राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही राजधानी महाजनपद था जो अवंती था जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दूसरे की बात करें तो मत्स्य जो कि राजस्थान में है। और अगले की बात करें तो अगला है अस्मक्य, और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, यानी कहीं पोतन लिखा रहता है कहीं पोटली। ठीक है, और इसकी वर्तमान में स्थिति की बात करें तो गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत का यही एकमात्र जनपद था जो अस्मक था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि दक्षिण भारत का एक महाजनपद जो अस्मक था। ठीक है, और ये गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र वाला में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो भारत के बाहर, यानी जो इस समय वर्तमान की स्थिति है ये भारत से बाहर है। तो जैसे पहला महाजनपद था गंधार, तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो रावलपिंडी पेशवार जो वर्तमान में पाकिस्तान में ये पड़ता है। तो याद रखेंगे गांधार की राजधानी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान में भारत की बाहर में इसकी स्थिति है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत से बाहर दो ही महाजनपद हैं और बाकी सारे महाजनपद यानी 14 के 14 महाजनपद
आपके भारत में ही है, जिसमें सबसे ज्यादा महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में 8 और बाकी 3 जगह 1-1 और उसके बाद 2 बाहर। ठीक है, और उसके बाद बिहार में 3। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।